हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम के कारण काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हो रहा हूं, लेकिन फिर एक नए जोश के साथ, एक नए सिस्टम के साथ। आपने फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस करने का तरीका सीख लिया था। आज मैं आपको फ्रेज़ के बारे में बताना चाह रहा हूं कि फ्रेज़ क्या है और फ्रेज़ के कितने प्रकार हैं। ये आज हम यहाँ पे जान लेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ की डिफिनेशन मैंने बता दिया था और उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको इससे पहले वाले में बता दिया था, इसके पहले वाले वीडियो में। अब देख लीजिए, यहाँ पे काइंड्स ऑफ फ्रेज़ है। ये काइंड्स ऑफ फ्रेज़ देख लीजिए। इस काइंड्स ऑफ फ्रेज में आपको सबसे पहले मिलता है नाउन फ्रेज मिलता है, नंबर 2 पर एडजेक्टिव फ्रेज मिलता है, वर्ब फ्रेज मिलता है, एडवर्ब फ्रेज मिलता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलता है, जीरेंड फ्रेज मिलता है, इन्फिनेटिव फ्रेज मिलता है, पार्टिसिपल फ्रेज मिलता है और अपोजिटिव फ्रेज मिलता है। ये 9 प्रकार के फ्रेज होते हैं। इन फ्रेजेस को हम सीखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, नाउन फ्रेज को। देखिए, नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज जो होता है वो आप देख लीजिए कि नाउन फ्रेज या एक नाउन या प्रोनाउन का इनके मॉडिफायर को मिला करके नाउन फ्रेज बनाया जाता है। नाउन फ्रेज वही काम करता है जो नाउन काम करता है, यानी कि सेंटेंस में जिस तरीके से नाउन काम करता है उसी तरीके से नाउन फ्रेज भी काम करता है, अर्थात ये भी सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नॉटी बॉय थ्रोज स्टोन ऑन द हनी कॉम्ब। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, अ नॉटी बॉय थ्रोज स्टोन ऑन द हनी कॉम्ब। इसमें क्या है, अ नॉटी बॉय ये सब्जेक्ट भी है और यही नाउन फ्रेज भी है। क्यों? फ्रेज की मैंने डिफिनेशन ये बताया था कि एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्लियर मीनिंग सेंस नहीं रखता है। तो यहाँ देखिए, अ नॉटी बॉय अगर हम कहते हैं तो ये इसका कोई सेंस नहीं मिलता है, बस एक नॉटी बॉय तो क्या करता है, तो इसे को नाउन फ्रेज कहते हैं। अब देख लीजिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नॉटी बॉय थ्रोज स्मॉल स्टोन्स ऑन द हनी कॉम्ब। देखिए यहाँ पे बॉयज छूट गया है, जैसा आप लोग लिख लीजिएगा, अ नॉटी बॉयज थ्रोज स्मॉल स्टोन्स ऑन द हनी कॉम्ब। ये एडजेक्टिव इसमें है। स्मॉल जो एडजेक्टिव है यही मॉडिफायर भी है और स्टोन जो है नाउन है और यही ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि ये 3 है, एडजेक्टिव, मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट भी है, और ये मिला करके, दोनों मिला करके ये क्या होता है, नाउन फ्रेज बनता है। आइए देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, देखिए बहुत ही आराम से देख लीजिए। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। आप स्क्रीन पे देखिए बड़े आराम से। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे देख लीजिए, नॉटी बॉयज आर वेरी क्लेवर। यहाँ पे आप देख लीजिए, वेरी क्लेवर ये क्या है, ये फ्रेज है, अर्थात 2 वर्ड्स है इसमें, लेकिन पूरा सेंस नहीं बताते हैं, इसलिए ये फ्रेज है और इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये नॉटी बॉयज के बारे में बात कर रहा है। अगला देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए, प्लेस है अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो प्लेस ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है क्या, अ ब्यूटीफुल। तो प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो तीनों मिला करके जो वर्ड है अ ब्यूटीफुल मिल करके ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गए हैं। अगला देख लीजिए फ्रेंड्स, वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज आप देख लीजिए, ये और आसान है, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ ही होता है मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर के कॉम्बिनेशन को हम लोग वर्ब फ्रेज कहते हैं। सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग वर्ब फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अ नॉटी बॉय इज थ्रोइंग स्टोन ऑन द हनी कॉम्ब। यहाँ पे बहुत आराम से देख लीजिए, अ नॉटी बॉय इज थ्रोइंग स्टोन ऑन द हनी कॉम्ब। ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये वर्ब फ्रेज है, इज थ्रोइंग। उसी तरह दूसरा है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी बहुत आसान है, हैड बीन प्लेइंग। ये भी कॉम्बिनेशन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, इसलिए ये वर्ब फ्रेज हो गया। बहुत आसानी से समझते जाइए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव फ्रेज। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो एडवर्ब का कार्य करता हो उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं।
शब्दों के समूह जो एडवर्ब का काम करता है वही उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। एडवर्ब की तरह ही एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब, एडजेक्टिव तथा दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। ये आपने जैसे एडवर्ब को पढ़ा था कि ये नाउन को जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और खुद स्वयं पलट करके एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मैंने आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में उसको आपको बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, आई केप्ट माई वॉच राइट हियर, मैंने यहीं पे अपनी घड़ी रखी थी। राइट हियर, मैंने घड़ी रखने का जो ये था वो यहीं पे था। तो राइट हियर ये कह रहा है, ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये रखने के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद देख लीजिए, अगला है द थीफ हाइड हिज वेल्थ राइट अंडर दिस ट्री, चोर ने इसी पेड़ के नीचे छुपाया है। पेड़ जो अपना वेल्थ, अपनी दौलत को जो छुपाया है वो इसी पेड़ के नीचे छुपाया है। फ्रेंड्स, बड़े आराम से देख लीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल नाम होता है कि फ्रेज फ्रेज फ्रेज, ये कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम आसान सी चीज़ है। इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसा देख लीजिए, जैसे शब्दों का ऐसा समूह जो प्रीपोजिशन से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिए, इस पे जो लिखा हुआ है, शब्दों का ऐसा समूह जो प्रीपोजिशन से प्रारंभ होता है, अर्थ रखते हुए भी पूरा भाव प्रकट न करे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जो यह है फ्रेज की जो डेफिनेशन वो ये है कि अर्थ रखते हुए पूरा भाव प्रकट नहीं करता है, तो उसे फ्रेज कहते हैं। तो वही हाल प्रीपोजिशनल फ्रेज का थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन मैंने थोड़ा लंबी कर दिया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अब क्या होता है कि इसमें देख लीजिए, प्रीपोजिशन में प्राय 3 टर्म्स होते हैं। नंबर 1 प्रीपोजिशन होता है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है और कोई मॉडिफायर होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 टर्म्स होते हैं ग्रामर की। इसमें एक प्रीपोजिशन होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है और कोई मॉडिफायर होता है। जैसा देख लीजिए, बड़े आराम से इसको मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अ फ्लाई सेट ऑन हर नोज, ये क्या है? ऑन प्रीपोजिशन है, हर मॉडिफायर है, नोज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। मैंने बताया था 3 चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें यहाँ पे मैं दिखा दिया कि ऑन प्रीपोजिशन है, हर क्या मॉडिफायर है, और नोज क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। शार्ट मैंने प्रीपोजिशन लिखा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मैन नियर द पोल। तो इसमें क्या है? अ मैन, इसको मैंने डॉट डॉट कर दिया है, आगे का सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, सेंटेंस लंबा हो रहा था। अ मैन नियर द पोल, तो मैन क्या है? ये सॉरी, नियर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। द क्या है? मॉडिफायर है। और पोल क्या है? ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, मैंने एरो से उसको दिखा दिया है। एक ही एरो से जो है, एक ही चीज़ से दोनों एरो मैंने लगा के काम चला लिया है। देखिए, शी स्पीक्स विदाउट ब्रेकिंग। देखिए, विदाउट ब्रेकिंग, इसमें मैंने बताया था कि 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग ही है। विदाउट है और ब्रेकिंग है, ये 2 वर्ड के यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगला एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास, मतलब वही 3 चीज़ें आ गई, इन है, द है, क्लास है। फिर उसके बाद अगला देख लीजिए, शी गॉट इट फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड, उसको ये जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिला है। ये बहुत आसान है, इसमें भी फ्रॉम है, हर बॉयफ्रेंड है। तो ये देख लीजिए, बॉयफ्रेंड जो है इसका जो है ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, और हर मॉडिफायर है। ओके, अगला जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जीरंड फ्रेज। जीरंड फ्रेज क्या होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आराम से एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी डिफिनेशन देखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए, वह फ्रेज जो जीरंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और प्लस आईएनजी होता है, से प्रारंभ होता है तथा नाउन फ्रेज की तरह ही काम करता है, इसे जीरंड फ्रेज कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जीरंड फ्रेज मिलता है हमें। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्राइंग इन द नाइट ट्रबल्स द ओल्ड मैन। अगर कोई रात में चिल्लाता है ना, तो बूढ़े लोगों के लिए परेशानकुन होता है, वो परेशान करता है बूढ़े लोगों को। तो क्राइंग जो इसमें जीरंड है, और क्राइंग इन द नाइट जो है ये जीरंड फ्रेज है और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये देखिए, इसमें जो है ये जीरंड फ्रेज है, और ये जीरंड फ्रेज जो क्या करता है, वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का यहाँ पे काम कर रहा है। आगे देखिए, ही डज नॉट लाइक चर्पिंग बॉयज़। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें जीरंड चर्पिंग है, बॉयज़ नाउन है,
और ये दोनों मिलाकर के जीरेंड फ्रेज बनते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का काम करते हैं। बहुत आसान है, जीरेंड फ्रेज कभी सब्जेक्ट बनता है कभी ऑब्जेक्ट बनता है, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है। आगे देख लीजिए, एक आता है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? वह फ्रेज जो इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनता है, उसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। देख लीजिए, जैसे टू लव, टू डांस, टू प्ले, टू रीड, टू प्ले, टू रीड, बहुत से हैं जिसके साथ टू लग जाता है, वर्ब के साथ लग जाता है, वो इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता है। तो उसके बाद इन्फिनेटिव क्या होता है कि प्रारंभ हो तथा उसके बाद इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर या मॉडिफायर हो, इन्फिनेटिव फ्रेज कहता है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि ये वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो प्रारंभ होता है, उसके बाद इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होता है और उसका मॉडिफायर होता है, दोनों होंगे, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर होगा या केवल मॉडिफायर होगा, तो वो उसे कोई इन्फिनेटिव मॉडिफायर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी प्रीपोजिशन में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका मॉडिफायर भी होता है या केवल मॉडिफायर होता है। अब देख लीजिए, टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स डेली। अब देखिए, ये यहाँ पे फिर मैंने 3 डॉट्स दे दिया, अर्थात मैंने आगे का सेंटेंस नहीं लिखा है। ये टू रीड इन्फिनेटिव फ्रेज है। बुक्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है बुक्स। टू रीड बुक्स, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? टू रीड का, टू रीड का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद डेली मॉडिफायर है। अब इसमें आप जो चाहिए वो जोड़ लीजिए। टू रीड बुक्स डेली इज़ अ गुड हैबिट, टू रीड्स बुक्स डेली मेक्स अ मैन रेडी। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें इसमें आप जोड़ सकते हैं। आगे देख लीजिए, एक चीज़ आगे देख लीजिए, टू रीड डेली, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, उसमें जो आया था टू रीड डेली, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। आगे देखिए, ही वॉन्ट्स टू बेफूल अस, he wants to befool us, वो हमें मूर्ख बनाना चाहता है। तो देखिए, टू बी फूल, बेफूल ये वर्ब है और उसके पहले टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया, और अस जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि या तो इन्फिनेटिव बनेगा या जो है दोनों रहेगा, या सिर्फ उसका मॉडिफायर होगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे टू बी फूल और उसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन गया यहाँ? ही वॉन्ट्स टू बी फूल अस। जैसा मैं वीडियो बहुत लंबा ना हो, थोड़ा सा तेज पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जैसा इसको पढ़ करके ध्यान दीजिएगा कि ही वॉन्ट्स टू बी फूल अस। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू बी फूल और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है अस, और ये दोनों मिला करके बनते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। अगला देख लीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्टिसिपल फ्रेज जो है क्या होता है? पार्टिसिपल फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रारंभ होता है। ये वाक्य में प्रयुक्त और अधिक जानकारी देता है। देखिए, ये वाक्य में प्रयुक्त जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारी देता है। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, तो देख लीजिए, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, जो इसमें मेन नाउन प्रयोग होता है उसके बारे में ये कुछ और जानकारी देता है। प्रयुक्त नाउन है, नाउन यहाँ पे छूट गया है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। देखिए, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, और ऑन द ग्राउंड ये बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये पूरा कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। ये स्लीपिंग ऑन द रोड, ऊपर मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, या फिर उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैंने 2 ही यहाँ बताया, एग्जाम्पल में 3 दे दिया हूँ, अभी आगे आता है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है? स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड द बिगर मर्मर्ड इट इज़ माई पैलेस, ठीक ना? ज़मीन पे सोते हुए बिगर बड़बड़ाया, भनभनाया कि यही मेरा महल है। तो स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो ज़मीन पे
सोते हुए वो सोने जा रहा था या लेट रहा था और उसी वक्त वो मुंह से बड़बड़ा रहा था, अपने मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि यही मेरा महल है। ठीक ना, जिसको जहाँ संतुष्टि मिल जाए वहीं उसका वो महल हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें वहीं हो जाती हैं। आगे देखिए, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसा ये एक आज टिपिकल है, मुझे क्लोज प्रॉब्लम फील हुई तो मैंने ये समझा था, ये सेंटेंस लिख दिया। फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स ऑन व्हाट्सएप। अगर कोई आर्टिकल्स ऑफ के व्हाट्सएप पे आता है और वो कई लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया है, एन आर्टिकल कैन नॉट फॉरवर्ड टू मेनी पीपल एट अ टाइम। तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि जो आर्टिकल या कोई सब्जेक्ट कई बार फॉरवर्ड हुआ है तो उसको जब आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो एक बार में एक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। वैसे नॉर्मली आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं और उसमें कोई सेटिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो कोई सेटिंग होती है तो ज़्यादा लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा बार वो फॉरवर्ड हो गया है तो केवल एक ही आदमी को आप फॉरवर्ड कर पाएंगे, एक से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फॉरवर्डेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ज़रा नीचे देख लीजिए, ये जो मैंने थोड़ा सा वहाँ ये सेंटेंस लंबा हो गया था तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे कर लिया है, ज़रा देख लीजिए इसको, ये यहाँ पे मैंने कर लिया है, ये देख लीजिए, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स ऑन व्हाट्सएप। यही जो है ये क्या पार्टिसिपल फ्रेज है, फॉरवर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेनी टाइम्स ऑन व्हाट्सएप। ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया है, ये पूरा फ्रेज बन गया है, इसे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। अगला क्या है, हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट वी रश टुवर्ड्स द स्पॉट। देखिए हैविंग गॉट, फिर उसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला आ गया, हैविंग गॉट, सॉरी हाँ, हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट। मैं ये बताता, ये तीसरा वाला जो है हैविंग गॉट, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है या वाला जो है, ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी वो पास्ट पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हैविंग गॉट परफेक्ट पार्टिसिपल है, और क्या है, हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन जैसी हमें मिली, वी रश टुवर्ड द स्पॉट। स्पॉट मैंने घटना स्थल पर जहाँ पे हुआ था उसकी तरफ हम लोग तुरंत बढ़ गए। तो यह हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक, हैविंग गॉट ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये मैंने उसमें आपकी डिफिनेशन में नहीं बताया था। अगला देख लीजिए स्क्रीन पे जो है, अब आता है ये आखिरी है, आपने देखा था ये आप लोगों ने देखा था परफेक्ट पार्टिसिपल है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह न होने की वजह से ये नीचे आ गया है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये नीचे यहाँ पे आ गया है। अब देख लीजिए अगला जो है ये हमारा ये लास्ट है अपोजिटिव फ्रेज। ये अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, अपोजिटिव फ्रेज वास्तव में नाउन फ्रेज ही होता है। अपोजिटिव फ्रेज वास्तव में नाउन फ्रेज ही होता है जो किसी दूसरे नाउन का एक अलग नाम बताता है ना। मतलब कि वहाँ पे एक तो नाउन होगा और वहाँ पे एक और नाउन फ्रेज जोड़ दिया जाएगा या दूसरा नाउन जोड़ दिया जाता है, उसी को अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। उसके खिलाफ में एक और सेंटेंस एक फ्रेज जोड़ दिया जाता है तो उसी को अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। थोड़ा सा सिंपल सी देख लीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शीला, शीला तो ऑलरेडी नाउन है, अब उसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल नाम दे रहा है, माई क्लासमेट। शीला तो है भाई, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर सीधे कहते हैं कि शीला ने एग्ज़ाम में अच्छा काम किया है या शीला अच्छे नंबर से पास हुई है, तो कहेंगे कौन शीला, भाई वो और भी शीलाओं को जानता है। तो वो तो आप कहेंगे कि जो मेरी क्लासमेट है, तो ये आपने उसकी फर्दर जानकारी दी, उसकी एडिशनल जानकारी दी कि शीला माई क्लासमेट। तो यही माई क्लासमेट जो है ये क्या होता है, अपोजिटिव फ्रेज होता है। शीला ऑलरेडी है ही नाउन और उसके शीला के बारे में आप एडिशनल जानकारी देते हैं कि शीला कौन है, मेरी क्लास फेलो है, मेरी क्लासमेट है। तो ये अपोजिटिव फ्रेज होता है, बहुत आसान है। और इसको मैंने एरो लगा के लिख भी दिया है, पॉजिटिव फ्रेज देख लीजिए। अगला देखिए नीचे, रोहन माई नेबर। रोहन, ये देखिए यहाँ पे रोहन माई नेबर,
गेट सक्सेस, क्या कहता है, रोहन माई नेबर गेट सक्सेस इन द एसएससी एग्जाम। मेरा पड़ोसी, देखिए रोहन तो ऑलरेडी है, रोहन गेट सक्सेस इन द एसएससी एग्जाम। कोई सवाल पूछेगा कौन रोहन, तो आप कहेंगे मेरा नेबर, यार मेरा पड़ोसी जो रोहन है, उस रोहन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप जानते हैं, बल्कि मेरा पड़ोसी रोहन जो है उसने एग्ज़ाम को, एसएससी एग्ज़ाम को में कामयाब हुआ है। अगला देख लीजिए, एक सा और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक जो सेंटेंस होते हैं, एक फ्रेज होता है, ये इसेंशियल और नॉट इसेंशियल होता है, नॉन इसेंशियल होता है। जैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसका वहाँ पे डिफिनेशन में मैंने इसका वर्णन नहीं किया था। अवर फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। हमारा जो फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली हैं, वो इस समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ये जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त थोड़ा सा विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, तो उसी को मैंने लिखा था यहाँ पे मेंशन किया था। अवर फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये देखिए इसेंशियल है, इसको आपको लगाना, ये हमने लगाया अवर फॉर्मर कैप्टन, भाई कौन था, विराट कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, यानी कि इस वक्त हमारा वो कैप्टन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए विराट कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, और इसमें मैंने लगा दिया है अवर फॉर्मर कैप्टन, तो ये अवर फॉर्मर कैप्टन निकाल भी दिया जाए तो भी जो है इससे कोई ये नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली से हम जान ही जाएंगे कि विराट कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो हमारा फॉर्मर कैप्टन है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने उस विराट कोहली की बात किया है जो हमारा फॉर्मर कैप्टन था। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके 9 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को मैंने आपको एलाबोरेट कर दिया, जो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसकी डिटेल वीडियोस भी हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको क्लास की शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि क्लास क्या होता है, और सेंटेंस आपने पढ़ ही लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये वीडियो यूज़फुल है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रामर के इस छोटे छोटे फार्मूले को एक ग्रुप के साथ ला रहा हूँ, ला करके आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।